वेलकम टू कन्वर्सेशंस में आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। और आज मैं आपसे भारत में 3-4 दिन से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बारे में बात करूँगा। लेकिन उससे पहले आप सब देखने वालों को बहुत-बहुत ईद मुबारक है। अमेरिका में हमने आज ईद मना ली है फ्राइडे को, आज इंडिया में ईद है यानी सैटरडे को, तो आप सबको मेरे तरफ से ईद मुबारक। और मैं जो मुद्दे के बारे में बात करने वाला हूँ, जो इश्यू है कि भारत ने 1 अमेरिकन और 6 यूक्रेनियंस को पकड़ा है। उनको अरेस्ट किया है अंडर यूएपीए, जो इंडिया का एंटी टेररिज्म लॉ है। उनके खिलाफ कई चार्जेस हैं कि वो इंडिया को एज़ अ ट्रांज़िट की तरह यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने मिज़ोरम के में बगैर इजाज़त के गए हैं गुवाहाटी से, फिर वहाँ से वो मणिपुर म्यांमार चले गए, बर्मा जिसे कहते थे पुराना नाम। फिर वहाँ पर उन्होंने जो एथनिक ग्रुप्स हैं, फ़ौजें वगैरह हैं, जो इंसर्जेंट ग्रुप्स वगैरह हैं, उनके ना सिर्फ़ हथियारों की ट्रेनिंग दी है, बल्कि उनको ड्रोन्स इस्तेमाल करना सिखाया। बेसिकली इंसर्जेंसी टैक्टिक्स उनको सिखा रहे हैं। हथियार की ट्रेनिंग, इंसर्जेंसी टैक्टिक्स, गुरिल्ला वॉरफेयर कैसा करते हैं, ये सारी चीज़ें उनको सिखा रहे हैं। तो उन ये जो सिचुएशन है कि इसका क्या डेवलपमेंट हो सकता है और क्या इसकी जियोपॉलिटिक्स हो सकती है, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज ईद है और मैंने आज ईद बड़े शानदार तरीके से मनाई, और एक तरीका ये है कि मैंने आज 2 आर्टिकल्स पब्लिश किए। तो मैं वो आपको जल्द से जल्द वो 2 आर्टिकल बता दूँगा, फिर उसके बाद मिस्टर मैथ्यू वैन डाइक के बारे में बात करेंगे। सोल्जर ऑफ फॉर्च्यून, मर्सिनरी, पैसे के लिए वो लड़ते हैं। क्या वो अमेरिकन एजेंट है? क्या वो सीआईए है? क्या उनका धंधा रिजीम चेंज है? वो सारी बातें हम इसके बाद करेंगे। तो मेरा पहला आर्टिकल है जो डिप्लोमैट, जो अमेरिका की मशहूर फ़ॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन है, वाशिंगटन डीसी से छपती है। उसमें ये आर्टिकल छपा, कॉल्ड साइलेंस कैन बी एन एपिक फॉली, रिस्पॉन्स टू शशि थरूर। तो शशि थरूर ने मोदी की शान में एक आर्टिकल लिखा इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें उन्होंने कहा वही बातें जो अंधभक्त कहते हैं कि मोदी जो भी करते हैं, वो एक एक मास्टर स्ट्रोक होता है। तो इन्होंने मास्टर स्ट्रोक लफ्ज़ यूज़ नहीं किया शशि थरूर ने, उन्होंने उसको बस रिस्पॉन्सिबल स्टेटक्राफ्ट कहा कि क्योंकि भारत की बहुत तनक़ीद की जा रही है, खुद कांग्रेस पार्टी उनको क्रिटिसाइज़ कर रही है, और दूसरे कई ऐसे लीडर्स हैं जो उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भई मोदी ने ना सिर्फ़ अमेरिका और इज़राइल ने इंटरनेशनल लॉ वायलेट किया, बगैर सिक्योरिटी काउंसिल के अप्रूवल के उन्होंने ईरान पे जंग कर दिया, फिर ईरान के लीडर को मार दिया जब भी मोदी खामोश रहे। फिर ईरान में एक स्कूल में तकरीबन 170 छोटे-छोटे बच्चों को मार डाला, और उस पर भी उन्होंने कोई ऐसी गम या कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट वगैरह नहीं आया, तो ये चुप बैठे हुए हैं। हालाँकि खुद जब गल्फ़ पे अटैक हुआ तो फ़ौरन ईरान को कंडेम कर दिया फॉर अटैकिंग गल्फ़, ईरान का नाम नहीं लिया लेकिन गल्फ़ के लिए। तो वो कह रहे हैं कि भई ये जो खामोशी इख्तियार किया हुआ है, कि जो लोग कह रहे हैं कि मोदी डर गए हैं, नरेंद्र सरेंडर कर दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप को, वो एक लफ्ज़ भी ऐसा कहने की उनमें हिम्मत नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप को शायद नाराज़ हो जाए। तो उसकी सपोर्ट में शशि थरूर ने एक आर्टिकल लिखा था, तो उस आर्टिकल का मैंने जवाब दिया। वो आर्टिकल के मैं स्क्रीनशॉट्स लेकर अपने कम्युनिटी के पोस्ट में लगाऊँगा, वहाँ पे लिंक भी लगाऊँगा। आप जाके इसे पढ़ सकते हैं, यू विल रियली एन्जॉय इट। मैंने उनको पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दिया है। तो और ये एक आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल मैंने ईरान के बारे में लिखा, इन द मिडल ईस्ट पॉलिसी यहाँ बहुत ही हाइली रिस्पेक्टेड और इम्पोर्टेंट और पुरानी थिंक टैंक है, तो उनके लिए लिखा है ये, गेमिंग द एंड गेम पॉसिबल सिनेरियोज़ इन द ईरान वॉर, कि ईरान वॉर के किस तरह से ख़त्म हो सकती है और क्या-क्या सिनेरियोज़ हो सकते हैं। तो मैंने 4 सिनेरियोज़ उसमें बताए हैं। एक सिनेरियो ये है कि ईरान पे सिर्फ़ बमबारी करेगा अमेरिका। दूसरा सिनेरियो ये है कि अमेरिका बमबारी भी करेगा और फ़ौजें भी भेजेगा ज़मीन पर। तीसरा सिनेरियो ये है कि सारे के सारे अरब मुल्क भी जंग जॉइन कर लेंगे, तो ये एकदम रीजनल वॉर हो जाएगी। और चौथा सिनेरियो ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प शायद कल या परसों कह दे कि हमने हमारे गोल्स अचीव कर लिए, हम जंग जीत गए, चलो हम अब
वापस घर जाते हैं। सो दीज़ आर द 4 सिनेरियोज़। तो मैंने उन सिनेरियोज़ को तफ़सीलन डिस्कस किया है इस आर्टिकल में। लेकिन अब आते हैं मिस्टर हम मैथ्यू वॉन वैन डाइक को। तो ये जो मैथ्यू वैन डाइक है, ये जो पकड़े गए हैं, ये जनाब भारत में विज़िट वीज़ा पर आए, फिर भारत दिल्ली आए, फिर वहाँ से गुवाहाटी गए, फिर गुवाहाटी से वो मिज़ोरम गए। तो वहाँ जाने के लिए ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है फ़ॉरेनर्स के लिए, तो आपको इजाज़त लेनी पड़ती है, इन्होंने इजाज़त नहीं ली। फिर मिज़ोरम से उन्होंने म्यांमार में क्रॉस ओवर कर दिया बॉर्डर को। और कह रहे हैं कि ना सिर्फ ये वहाँ जा रहे हैं, यूरोप से हथियार और यूरोप से ड्रोन्स वग़ैरह लेकर ये जनाब वहाँ गए। कुछ 14 यूक्रेनियंस की टीम थी इनकी, और वहाँ पे जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं म्यांमार में, राख़ीन वग़ैरह ऐसे कई रिबेलियस ग्रुप्स वग़ैरह हैं, उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको हथियार दे रहे हैं, उनको ड्रोन्स दे रहे हैं, फिर ड्रोन्स उड़ाना सिखा रहे हैं। और उसमें बाज़ ऐसे ग्रुप्स हैं जो भारत में जो इंटरनल नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनसे वो कनेक्टेड हैं। तो एक तरह से ये टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप जो म्यांमार में इन्होंने लगाया है, वो डायरेक्टली भारत की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन करती है। तो दिस इज़ ए मेजर डेवलपमेंट। और ये इनको जो पकड़ लिया है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्च्युनिटी इंडिया के लिए। मैं आपको बताऊँगा कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा मौका है कि ना सिर्फ अमेरिका को एक तरह से मुँह तोड़ जवाब दें, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को बेशर्मिंदा भी करें। तो अब सवाल ये उठता है कि है कौन ये? एक ही अमेरिकन है, बाकी के सारे यूक्रेनियन हैं। और उनके खिलाफ चार्जेस भी फाइल हो गए कोर्ट में। ये है, अब ये इंडिया की कस्टडी में है, और क्योंकि ये यूएपीए के अंडर है, तो इनको तो जैसा कि आपको याद है, उमर खालिद को तो 5 साल तक बगैर बेल दिए उन्होंने जेल में रखा था। उसी तरह इस शख्स को भी बगैर बेल दिए कई साल तक जेल में रख सकते हैं। बट क्योंकि फॉरेन सिटीज़न है, ज़्यादा प्रेशर रहेगा। वी विल सी कि मोदी में कितना दम है। ये जल्द ही घुटने टेक देते हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने और छोड़ देते हैं, या ये केस लंबा चलता है। वी विल सी। अमेरिकन एम्बेसी कुछ नहीं कह रही, वो कह रही कि हमारे सिटीजन्स की प्राइवेसी के ताल्लुक से हमारे पास बहुत सख्त लॉज़ हैं, तो हम ये केस के बारे में पब्लिकली कुछ नहीं बात कर सकते। अलबत्ता यूक्रेन की सरकार ने बेसिकली कहा कि हमको एक्सेस दो हमारे बंदों से, ताकि हमारे वकील उनसे बात कर सकें, और दूसरा उनको छोड़ दो। उन्होंने डिमांड किया कि इंडिया यूक्रेनियन के बंदों को रिलीज़ किया। तो पब्लिक सोर्सेज़ में तो काफ़ी न्यूज़ है, वी हैव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कि ये मैथ्यू वैन डाइक कौन है। लेकिन वो जो बाकी के जो 6 बंदे हैं, दे आर क्लियरली, ये क्या वो मर्सिनरीज़ हैं, या क्या वाक़ई वो यकीनन यूक्रेन की फ़ौज के हैं, या यूक्रेनियन इंटेलिजेंस के हैं? और फिर यूक्रेन यहाँ म्यांमार में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? अगर इनके पास इतने ज़बरदस्त बंदे हैं, तो इनको जंग पे भेजें, रशिया से लड़ने के लिए। पॉपुलेशन की कमी पड़ रही है यूक्रेन में। सो व्हाई इज़ यूक्रेन इन्वेस्टिंग इन गेटिंग इन्वॉल्व्ड? ये एक अलग ही सवाल है। तो उसके अलग वजूहात हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनके खिलाफ भारत को इंटेलिजेंस नहीं मिली, ये रशिया ने इंटेलिजेंस दी है भारत को कि देखो, तुम्हारे मुल्क में ऐसे लोग आते-जाते रहते हैं। ये जा रहे हैं और ये टेररिस्ट कैंप्स बिल्ड कर रहे हैं, और ये बेसिकली अमेरिकन और यूक्रेनियन मर्सिनरीज़ हैं। तो ये रशियन इंटेलिजेंस ने भारत को इंटिमिडेट किया। फिर भारत ने के जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने इनके ऊपर नज़र रखा। 3 महीने तक इनके खिलाफ आई गेस सबूत हासिल किए, और फिर जब वापस जा रहे थे, इनको अरेस्ट कर लिया। 3 लखनऊ से जा रहे थे यूक्रेनियंस, 3 दिल्ली से जा रहे थे, वैन डाइक खुद कलकत्ता से जा रहा था, उसको भी वहीं पकड़ लिया, 6 के 6, बाकी शायद अभी भी म्यांमार में हैं। तो अब क्या होगा? इनके ऊपर केस चलेगा। तो इनके ऊपर जो इल्ज़ामात है, आई डोंट नो कि वो कितने सीरियस हैं। कि एक तो उन्होंने एक ऐसे इलाके में चले गया, मिज़ोरम, जहाँ उनको इजाज़त लिए बगैर वो वहाँ नहीं जा सकते, तो वो वहाँ चले गए विथआउट टेकिंग परमिशन। दूसरी चीज़ ये है कि अ, उनके वहाँ पे वो ड्रोन वगैरह, क्या उन्होंने ड्रोन्स इंडिया के थ्रू ले गए? दैट इज़ द क्वेश्चन। उन्होंने क्या इंडिया के थ्रू ले गए, स्मगल किए हथियार? देन दे कैन बी चार्ज्ड विद वेपन्स स्मगलिंग वगैरह, वो भी टेररिज़्म के लिए। तो एक कंस्पिरेसी टू कमिट टेरर, तो ऐसे केसेस इनके खिलाफ होंगे।
तो अब ये देखना है कि अमेरिका कैसा इसके साथ डील करता है। अ, इसकी फैमिली वगैरह है तो काफ़ी इस पे प्रेशर पड़ेगा। इंटरेस्टिंगली ये मेरे घर से 60-70 मील दूर पर ही बाल्टीमोर शहर से है ये। सो यूजुअली अमेरिका अपने सिटिज़न्स के लिए बहुत लड़ता है, काफ़ी दबाव डालता है। इवन इफ दे आर इन द रॉन्ग, वो उनको छुड़ा के कहता है ये सज़ा हम हमारे पास दे देंगे, इनको भिजा दो वापस। सो वी विल सी कि वेदर डोनाल्ड ट्रम्प या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कुछ एग्रेसिव पोस्चर लेता है। सर्गेई गोर एम्बेसडर, वो उनके पास से शायद पहला बयान आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ, इनके ऊपर भारत को वही इल्ज़ाम लगाना चाहिए, जो अमेरिका के सेनेट और अमेरिका ने भारत पे इल्ज़ाम लगाया था, जब भारत के रॉ एजेंट्स ने एक अमेरिकन सिटिज़न गुरपतवान सिंह पन्नो, जिसको भारत एक टेररिस्ट करार दिया हुआ है, उसको मारने की जो कोशिश की गई थी, जो फँस गए, और उसका लंबा किस्सा मैंने कई शोज़ किए, उसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं। पन्नो गेट कहता था मैं इसको। तो उसमें वो भारत को ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का इल्ज़ाम उन्होंने लगाया। तो अब ये और बात है कि अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि मैथ्यू वैन डाइक का अमेरिकी सरकार से कोई ताल्लुकात है या नहीं है। उसने एक मैं उसका उसकी कंपनी का वेबसाइट आपको दिखाऊँगा, तो वो एक मर्सिनरी है, बट ही आल्सो डज़ नॉन प्रॉफिट वर्क। वो रिजीम चेंज में आपकी मदद करता है। अगर आप तख्ता पलटना चाह रहे हैं, तो वो आपकी मदद कर सकता है, बट इट इज़ अ वेपन्स रिलेटेड, ये नहीं कि पीसफुल नहीं है, नॉन गांधीयन है ये बंदा। बट एनीवे वी हैव टू सी कि क्या भारत के पास ऐसा सबूत है या रशियंस के पास सबूत है कि ये अमेरिकन सरकार के लिए काम कर रहा है, देन दे कैन एक्यूज़ हिम अमेरिका ऑफ ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। लेकिन वो हो या ना हो, यानी अमेरिकन का ताल्लुक हो या ऐसा, अमेरिका में बहुत ऐसे मर्सिनरीज़ हैं, मैगज़ीन्स भी आते हैं। आप कभी अगर अमेरिका में जा रहे हैं, तो आप किसी भी गैस स्टेशन में जाइए और आपको मैगज़ीन्स मिल जाएँगे, मर्सिनरी मैगज़ीन्स। आप खुद अप्लाई कर सकते हैं जॉब को, अगर आपको बंदूकें चलाना आता वगैरह। तो ऐसे कई जगहों पर अमेरिकन्स आर एज़ मर्सिनरी, साउथ अफ्रीकन्स, ऑस्ट्रेलियंस, क्योंकि ये मुल्क कॉन्स्टेंटली जंगें करते रहते हैं, तो जंग करने की वजह से इनके पास मिलिट्री एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, वॉर का एक्सपीरियंस। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाके देखें, मलेशिया में कोई जंग नहीं लड़े हुए, कब लड़े लास्ट जंग? उन्होंने कभी लड़ी ही नहीं जंग। तो दे डोंट हैव वॉर एक्सपीरियंस। तो अगर उनको सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए कोई बंदे चाहिए हु हैव फॉट, तो दे विल बी रिटायर्ड अमेरिकन्स के हमने गल्फ वॉर 1 जीत लड़ी, गल्फ वॉर 2 लड़ी, लिबिया में ये ऑपरेशंस किया, वहाँ पे वो ऑपरेशंस किया, ईरान के खिलाफ हमने जेट्स फ्लाई किए। तो उनको बहुत आसानी से जॉब्स मिल जाते हैं, बहुत प्रॉफिटेबल। और कई दुनिया के ये सारे डिक्टेटर्स वगैरह इस तरह के बंदों को हायर करते हैं अपनी पर्सनल सिक्योरिटी वगैरह के लिए भी। अ, रशिया ने तो बाकायदा एक अल्टरनेटिव मर्सिनरी फ़ौज बना रखी थी, याद है? शुरू जंग में तो अमेरिका रशिया के खिलाफ पलट गया था वो मर्सिनरी, फिर इसको रशियंस ने मार डाला। उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। बट देयर वाज़ अ ग्रुप जो शुरू में रशिया के साथ यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहा था, फिर वो रशिया के खिलाफ हो गया था, पुतिन के खिलाफ। तो ऐसे मर्सिनरीज़ बहुत है वेस्ट में, तो उस तरह का ये मर्सिनरी है। लेकिन भारत का एक बंदा जो रॉ से कनेक्टेड है, निखिल गुप्ता, वो अभी गिल्टी प्ली किया, उसके ऊपर उसको सज़ा होने वाली है, और वो पकड़ा हुआ है, उसको अमेरिकन्स ने पकड़ के एक्स्ट्राडाइट करके उसको जेल में डाला, और उसने गिल्टी प्ली कर, यानी उसका केस खत्म हो गया। अब उसको सज़ा मिल जाएगी शायद 15-20 साल की, वो अमेरिका में। तो क्या भारत की सरकार के पास ये हिम्मत है? क्या भारत की सरकार के पास हिम्मत है कि वो कहे कि भाई आप निखिल गुप्ता को छोड़ दो, हम ये मैथ्यू वैन डाइक को छोड़ देते हैं? ये होने वाली गट्स की बात होती है ना, कि जैसा रशिया ने कई बार अमेरिका के साथ ऐसे ही किया, कि चाइना ने कनाडा के साथ भी किया शायद, कि आप बंदे को पकड़ लेते हैं एंड देन यू एक्सचेंज, लाइक ए प्रिजनर एक्सचेंज की तरह हो जाता है। आप हमारे बंदे को, जिसको आपने जेल में डाला, उसे छोड़े, हम आपके बंदे को छोड़ देंगे। सो इंडिया कुड डू दैट, अगर इनमें हिम्मत है तो कहते हैं निखिल गुप्ता को छोड़ दें, आप हम इस मैथ्यू वैन डाइक को आपके हवाले कर देंगे। बट एनीवे मैं आपको बताता हूँ ये एक बंदा है क्या। सो ये है उसकी वेबसाइट, इट्स कॉल्ड सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल। और अगर आप देखें इसका मिशन वगैरह स्टेटमेंट ये इनका करंट मिशन, न्यू वेनेजुएला, वी हैव बीन वर्किंग विद वेनेजुएलन्स टू रिस्टोर डेमोक्रेसी टू वेनेजुएला सिंस 2018।
We trained nearly 1,000 soldiers in variety of units ranging from territorial defense forces in the Ukrainian National Guard to special तो ये यूक्रेन में भी ट्रेनिंग करते हैं, ये इनके एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोटोटाइप्स वगैरह और फिर ये चंदा भी माँगते हैं बिकॉज़ दे आर अ नॉन प्रॉफिट आई गेस। तो उसके बारे में अगर आप अबाउट में जाके पढ़ें, अबाउट सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल तो ये कहते हैं कि सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल फाउंडेड बाय मैथ्यू वैन डाइक इस बंदे को ही पकड़ा है भारत ने इन रिकॉग्निशन ऑफ द फेलियर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट्स टू एडिक्वेटली प्रोटेक्ट द डिफेंसलेस एंड सपोर्ट दोज स्ट्रगलिंग फॉर फ्रीडम अराउंड द वर्ल्ड। तो जो लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं मैं उसकी मदद करता हूँ। सो दैट इज़ हिज आर्गुमेंट। Sons of Liberty International provides free security consulting, training, supplies, and other services to vulnerable populations to enable them to defend themselves against terrorists and insurgents. We provide these services to communities that would otherwise not be able to. तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि भाई हम बहुत अच्छे बंदे हैं, हम जो लोग आज़ादी के से लड़ रहे हैं वगैरह, हम उनको भेजते हैं, ये सारे के सारे इंडिविजुअल एयर डिफेंस, ये सारी टेक्निक्स हम सिखाते हैं, ये फॉरेन लैंग्वेजेस भी यूज़ कर रहे हैं। सो एनीवे, सो दिस इज़ बेसिकली सन्स ऑफ लिबर्टी एक आप कह सकते हैं कि इट्स अ मर्सिनरी ऑर्गेनाइज़ेशन और वो पैसे के लिए काम करते हैं, बट ही इज़ ऑल्सो हैज़ दिस क्लेम कि हम आई गेस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्रीडम और आज़ादी। तो भाई ये अफ़गानिस्तान ईरान में क्यों नहीं काम कर रहे हैं? ये जाएँ ईरान में जाएँ, इनको कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं मिला? कि जाए हेल्प करें प्रोटेस्टर्स को आज़ाद करने के लिए। तो एनीवे आई सस्पेक्ट दैट इट इज़ अ फ्रंट फॉर द सीआईए मोस्ट प्रोबेबली कि सीआईए ने इसको एस्टैब्लिश किया है एंड इज़ वर्किंग विथ यूक्रेनियन इंटेलिजेंस। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि यूक्रेनियंस जाके म्यांमार में क्यों कर रहे हैं? एक उसकी वजह ये है कि क्योंकि भारत ने रशिया के साथ एक तरह से इनडायरेक्टली सपोर्ट किया बाय बाइंग रशियन ऑयल। 3 साल तक तो 65 बिलियन डॉलर के तेल खरीदे जिसकी वजह से रशिया को पैसे काफ़ी मिले और वो जंग लड़ने के काबिल रहा है। तो द यूक्रेनियंस ने बहुत कोशिश की थी कि भारत रशियन तेल लेना छोड़ और अब तो लाइसेंस भी मिल गया है। तो इंडिया इज़ हेल्पिंग रशियन इकोनॉमी। तो यूक्रेनियंस मुझे लगता है कि एक तरह से बदले के तौर पे दे आर ट्राइंग टू क्रिएट दिस ये जो ग्रुप्स हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं एज़ एन एंटी इंडिया मूव। तो ये एक थियरी है जो बाज़ लोग कह रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि व्हाई वुड दे डू इट बिकॉज़ मतलब 1-2 टेररिस्ट एक्टिविटीज़ अगर हो भी गए नागालैंड, मिज़ोरम में अभी तक मणिपुर में तो 2 साल तक सिविल वॉर भी चल रही थी। उसका मतलब ये थोड़ी है कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी बदल देगा इनकी इस एक्टिविटीज़ की वजह से। दूसरा अगर ये पकड़े गए जिस तरह अभी पकड़े गए तो दैट वाज़ ए फर्दर एम्बैरेसमेंट फॉर यूक्रेन ना सिर्फ वो इंडिया से और दुश्मनी हो जाएगी बल्कि इंडिया कैन पुट प्रेशर ऑन अमेरिका एंड यूरोप कि भाई आप यूक्रेन को थोड़ा कुछ सबक सिखाएँ कि व्हाट द हेल आर दे डूइंग? और यूक्रेन अगर इस तरह की बदमाशियाँ करने लगेंगे तो उनको जो सिम्पैथी है, उनको एज़ अ डेमोक्रेसी जो सपोर्ट मिलती है यूरोपियन और वेस्टर्न पॉपुलेशंस में, वो पब्लिक ओपिनियन में वो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि ये यूक्रेन सरकार के बंदे हैं। सो द अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन यानी जो दूसरा ख़्याल ये आता है कि ये यूक्रेनियन फ़ौज से एक्सपीरियंस हासिल करके भाग गए हैं, यूक्रेन के बाहर। अब यूक्रेन के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये अपनी दीज़ आर प्रोफेशनल मर्सिनरीज़ बन गए हैं, इसलिए वो उसके साथ काम कर रहे हैं मैथ्यू वैन डाइक के साथ। सो लाइक हिम दे आर प्रोफेशनल्स। ये हो सकता है कि वैन डाइक इज़ ए यूएस एजेंट और यूज़फुल टू द यूएस कि उसको कहते हैं तो अपने काम करते रहो और कभी-कभी हमारे साथ भी काम कर लो। इट्स लाइक दैट यू नो। तो ये बंदे ने यूक्रेनियंस को हायर किया क्योंकि दे आर फ्रेश अभी इनके साथ रशिया के साथ लड़के इनको एक्सपीरियंस हासिल हुआ है। स्पेशली ड्रोन वॉरफेयर में यूक्रेनियंस हैव बिकम वेरी गुड। आपको याद है उन्होंने अ, एक बार कुछ कई ड्रोन्स लॉन्च किए थे इनसाइड रशिया। 1 साल तक उन्होंने प्रोजेक्ट किया था। ड्रोन्स को स्मगल किया रशिया में टुकड़े-टुकड़े करके फिर ले जाकर फिर रशिया में असेंबल किया, फिर वहाँ से फायर किया था। ये 2-3 साल पहले। सो दे आर प्रीटी गुड एट ड्रोन वॉरफेयर इन फैक्ट ईरान के खिलाफ
उन्होंने ऑफ़र किया था कि हम अमेरिकन्स को आके ट्रेन करेंगे कि हाउ टू फाइट ईरान के ड्रोन्स, बिकॉज़ वो लड़ रहे हैं ना पिछले 4 साल से ईरानियन ड्रोन जो रशिया यूज़ कर रहा है। तो आई थिंक कि ये ड्रोन एक्सपर्टीज़ कि ये कह कर के हम दे आर यूजिंग दैट एज़ एन मार्केटिंग टूल कि हमारे पास ये एक्सपीरियंस है, हम आके आपको ड्रोन्स इस्तेमाल करना, सस्ते ड्रोन्स कैसा यूज़ करते फॉर टैक्टिकल पर्पसेस, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, एनिमी को अटैक करने के लिए वगैरह-वगैरह। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग विद दिस ग्रुप। सवाल ये होता है कि ये फंडिंग कहाँ से आ रही? क्या वो ग्रुप्स इनको हायर किए हैं या कोई थर्ड कंट्री इनको वहाँ भेजा है अपने खर्चे पे ताकि दे क्रिएट ट्रबल इन म्यांमार, नॉर्थ ईस्ट इंडिया? Those are serious questions. उसको इंडियन इंटेलिजेंस विल हैव टू आंसर दोज़ क्वेश्चंस या कोई और मे बी द यूएस हैज़ सम आंसर्स, रशियंस के पास कोई थ्योरीज़ होगी। बट आई थिंक दिस इज़ अ गुड अपॉर्च्युनिटी फॉर इंडिया टू यूज़ मैथ्यू वैन डाइक को लेकर वो कह सकते हैं कि आप निखिल गुप्ता को छोड़ दें, हम मैथ्यू वैन डाइक को छोड़ देते हैं। बट दैट इज़ इफ इंडिया इज़ इंटरेस्टेड। अगर मैथ्यू वैन डाइक को तो रॉ ने तो हायर किया था जो इंडिया ने एक्नॉलेज कर लिया, बट है वो भारतीय सिटीज़न, सो वी विल सी कि विल इंडिया सीक टू डू दैट और नॉट। तो ये मैं आपसे सामने ये रखना चाह रहा था। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट 2-3 दिन से चल रहा है। वी विल सी, इट विल बी लंबा चलेगा ये डेफिनिटली अनलेस कुछ बैक चैनल डिस्कशंस हो जाते हैं और ये छूट जाते हैं। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वैन डाइक छूट जाए और यूक्रेनियंस ना छूटे। इट विल बी टू क्वाइट अ डिफरेंट इंटरेस्टिंग सिचुएशन। तो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग कन्वर्सेशंस। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर, बाय।